तो हेलो स्टूडेंट, फिर से हम आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। और इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है उसका डिफिनीशन समझने का, और उसके बाद आज हम डबल साल्ट का डिफिनीशन और उसकी प्रॉपर्टी भी हो सकता है तो कहीं ख़त्म कर दे, लेकिन अगर टाइम नहीं हो पाएगा तो सिर्फ डबल साल्ट के डिफिनीशन तक ही हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, यानी उपसहसंयोजी रसायन क्या है। तो उपसहसंयोजी रसायन का डिफिनीशन क्या कहता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। कहता है द थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन एंड नेचर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये तो हो गए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे उपसहसंयोजी यौगिक के निर्माण विधियों, गुणों, अनुप्रयोगों एवं उपस्थित बंधों की प्रकृति का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन को उपसहसंयोजी रसायन कहते हैं। तो चलिए उपसहसंयोजी रसायन में किसके बारे में पढ़ना होता है तो ये जान लीजिए बच्चों, उपसहसंयोजी रसायन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। अब देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, चलिए, और ये उपसहसंयोजी रसायन कैसे इसको हम लोगों को पूरी ब्रीफली स्टडी कराता है, इस बात को हम आप लोग को समझा रहे हैं। तो चलिए बच्चों आइए इधर देखिए, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस फॉर्म में रहता है ए बी, और यहाँ पे सी हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ए जो होता है ये केटायन होता है, और ये जो डी होता है ये एनायन होता है, और ये जो आप लोगों का बीच में जो बॉक्स दिखाई देता है इसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। उपसहसंयोजी संकर, इसका हिंदी होता है उपसहसंयोजी संकर, इसका हिंदी होता है धनायन, इसका हिंदी होता है ऋणायन। अब यहाँ पर समझेंगे कि ए और डी इसमें एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर ए रहेगा तो डी नहीं रहेगा, डी रहेगा तो ए नहीं रहेगा, अगर दोनों भी नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ए रहा तो ये केटायन हो जाएगा, तो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अगर ए नहीं रहा सिर्फ डी रहा तो डी हमारा एनायन है, तो ये हमारा केटायन हो जाएगा। ठीक है, अगर ए और डी दोनों नहीं रहे तो ये आपका न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ए और कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के बीच में आयोनिक बॉन्ड हो जाता है। कैसा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ये केटायन है तो ये एनायन हो जाएगा, और केटायन और एनायन के बीच में आयोनिक बॉन्ड हो जाता है। और इस आयोनिक बॉन्ड का हम स्टडीज आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करेंगे। यानी सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग के बारे में सिखाता है। ठीक है, यानी इसमें बॉन्डिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग बॉन्डिंग के ही बारे में इसमें जानकारी लेंगे। ठीक है, और जब हम बॉन्डिंग के बारे में जानकारी ले लेंगे तो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यानी ये किस प्रॉपर्टीज़ का होता है, तो इससे पहले ही हम समझा चुके हैं कि ये सॉल्टी नेचर के होते हैं, तो इसके बारे में भी ब्रीफली हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो केटायन और कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ के बीच में आयोनिक बॉन्ड हो गया, और कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और एनायन के बीच में भी आयोनिक बॉन्ड हो गया। और यहाँ पर ये जो होता है बच्चों ये मेटल होता है, और ये डी ब्लॉक का मेटल होता है। किसका मेटल होता है? डी ब्लॉक का मेटल। और डी ब्लॉक के मेटल और ये जो होते हैं इसे हम लिगेंड कहते हैं। ये हमारे लिगेंड होते हैं
और ये डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, जिसे हम सेंट्रल एटम भी कहते हैं। ये हमारा सेंट्रल एटम है बच्चों, और ये हमारा लिगेंड है, ठीक है। और हमारे सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड आता है, इसी बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहलाता है। चूँकि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बच्चों कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। क्योंकि जब इस सेंट्रल एटम के साथ ही आयंस जुड़ेंगे आयोनिक बॉन्ड के द्वारा, और ये लिगेंड जुड़ेंगे किस बॉन्ड के द्वारा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा, तो ये काफ़ी एक तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है। इसलिए इसे आप लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यानी इसे जटिल यौगिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी संरचना काफ़ी जटिल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, तो ये जो सेंट्रल एटम होता है और ये लिगेंड होता है, इसके बीच में जो मेन बॉन्ड होता है, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जो हम आगे चल के आप लोगों को समझाएंगे। तो ये हो गया बच्चों इसका बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी, जो हम काफ़ी ब्रीफली से स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये आप लोगों के ट्वेल्थ के सिलेबस से बाहर की विधि है, ठीक है। और एक एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कहाँ यूज है, ये भी आपके सिलेबस से बाहर की विधि है, ठीक है। आपके सिलेबस में ना इसका यूज पढ़ने को मिलेगा, ना इसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड मिलेगा, हाँ, और ना ही इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी आपको पढ़ने को यहाँ पे ट्वेल्थ में नहीं मिलेगा। ये सब आपके हायर लेवल के एजुकेशन में जब जाइएगा, तब आप लोग को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। तो आपको पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, यानी उप सहसंयोजी रसायन में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, तो सबसे पहली बात कि इनके प्रॉपर्टी आपको पढ़ने को मिलेंगे, इनके बॉन्डिंग इनको पढ़ने का मिलेगा, और इसके बाद और कुछ तो पूरे ट्वेल्थ के चैप्टर में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको मिलने वाला है। हाँ, इसका नोमेनक्लेचर मिल सकता है, नामकरण की विधि मिल सकता है, और इसका मैग्नेटिक नेचर मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन इनका निर्माण कैसे होता है, इनका यूज क्या है, इनका एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ क्या है, ये आपके ट्वेल्थ के सिलेबस से बाहर की चीज़ है, ठीक है। तो इस बात को तो आप लोग समझ गए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण जब सेंट्रल एटम से आपका लिगेंड कनेक्ट होता है, इसी कारण। उसके बाद इस लिगेंड के सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कनेक्ट होने के कारण इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये था बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का डिफिनीशन, जिसको आप लोग उतार चुके हैं। उसके बाद थॉमस मेनन एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने ये बोला था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी थॉमस मेनन के अनुसार उप सहसंयोजी रसायन, आधुनिक अकार्बनिक रसायन, जैव अकार्बनिक रसायन तथा औद्योगिक रसायन की रीढ़ की हड्डी है। वास्तव में ये रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जैव अकार्बनिक रसायन हम बता रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़े हो, आप लोग जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़िएगा बच्चों, तो सॉल्यूशन चैप्टर में एक टर्म आएगा SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी सॉल्यूशन को एक तरफ रखा जाए, तो सॉल्यूशन में से सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता है, सॉल्यूट को पास नहीं होने देता है, वो भी होमोजीनियस सॉल्यूशन के, ठीक है। तो SPM जो होता है आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। तो नेचुरल SPM जो होते हैं, अंडे के छिलके होते हैं, या पुष्प के यानी फूलों के जो ऊपर के जो छिलके होते हैं वो होते हैं, या फलों के छिलके होते हैं, जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, थोड़ा सा उसको हल्का सा भी थोड़ा सा लग जाए तो ब्रेक कर जाते हैं। और आज के समय में
ऐसे एसपीएम की हमें ज़रूरत होती है जो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसे में जैव अकार्बनिक रसायन के द्वारा वैसे एसपीएम तैयार होते हैं जिसका यूज आप लोगों का फिल्टर पेपर में किया जाता है, और उसी फिल्टर पेपर के रूप में करके आज बहुत सारे फिल्टर मशीनें बनती है जो वाटर का क्या करती है, फिल्टरिंग करती है। उसके बाद औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल साइंस। आप जब इंडस्ट्रियल साइंस में जाइएगा तो बहुत सारे, जैसे आप लोग देख रहे हैं, जितने भी आज के समय में फसलों में डालने वाले जो खाद होते हैं, बीज होते हैं यानी फर्टिलाइज़र होते हैं, वो फर्टिलाइज़र अक्सर उसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज जितने भी मॉडिफाई किए गए मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे हैं। और ये कैसे कर रहे हैं, जब हम एक एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल डाल के आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा, और उससे रिलेटेड बातें भी बताएंगे जो आपके 12th के सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको थोड़ी बातें जो होंगे आपकी जानकारी के लिए देंगे कि आगे चल के आप लोगों का भी मतलब केमिस्ट्री में पढ़ने में इंटरेस्ट जगे। तो धीरे धीरे चल के हम लोग लेक्चर तैयार करेंगे बच्चों, और डिफिनीशन भी तैयार करेंगे, और कोशिश करेंगे इस तरीके से पढ़ने के लिए कि आपका सिलेबस भी कवर हो, आपका बोर्ड का भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाए, और आपका जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम है उनका भी प्रिपरेशन हो जाए। तो चलिए दोनों के मुद्दे नज़र में रख के हम लोग ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, इससे पहले आप लोग डिफिनीशन पढ़ के आए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, यानी उप सहसंयोजी रसायन का। देखिए बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी एक पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में आप जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वास्तव में मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं या एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स या एडिशन कंपाउंड का हिंदी होता है आणविक यौगिक या योजक यौगिक। तो इनका डिफिनीशन अगर पूछ दे अगर आपके एग्जाम में, वैसे तो इतना सिंपल डिफिनीशन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन अगर कहीं आ भी जाए डिफिनीशन या कोई पूछ ही दे तो इसका आंसर क्या दीजिएगा कि व्हाट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और एडिशन कंपाउंड। आणविक यौगिक या योजक यौगिक किसे कहते हैं, तो इसको लिखेंगे व्हेन द टू एंड मोर देन टू सिंपल एंड स्टेबल कंपाउंड्स आर combined to each other in stoichiometric ratio, then the molecular compounds or addition compound is formed। हिंदी में क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक सरल एवं अस्थायी यौगिकों के स्टोइकियोमेट्री अनुपात में जुड़ने पर आणविक यौगिक या योजक यौगिक का निर्माण होता है। यानी टू और मोर सिंपल एंड स्टेबल कंपाउंड, दो या अधिक सरल एवं अस्थायी यौगिक किसमें कंबाइन हो रहे हैं, तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो यानी स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात में जब जुड़ते हैं तो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड यानी योजक या आणविक यौगिक का निर्माण होता है। अब देखिए बच्चों, आणविक यौगिक या योजक यौगिक होते कौन है और इसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और एडिशन कंपाउंड्स, यानी आणविक यौगिक या योजक यौगिक के दो प्रकार होते हैं। पहला नंबर है डबल सॉल्ट या इसे हम कहते हैं लैटिस कंपाउंड। इसका हिंदी होता है द्विक लवण
या जालक यौगिक। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड का दूसरा एग्जाम्पल होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसे हम लोग उपसहसंयोजी यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक भी कहते हैं। इससे पहले के क्लास में हम आपको समझा चुके हैं कि डबल सॉल्ट हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, यानी द्विक लवण हो या उपसहसंयोजक यौगिक हो, ये तभी बनते हैं जब दो सिंपल सॉल्ट आपस में कंबाइन होते हैं, तो या तो डबल सॉल्ट के रूप में बाहर आते हैं या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के रूप में बाहर आते हैं। तो इन दोनों का थोड़ा मोड़ा एक दो कंपाउंड का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कैसे होता है हम थोड़ा सा आप लोग को समझाएंगे, तब आगे चल के आप लोग को हम लेकर चलेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा आप लोग को डबल सॉल्ट का डिफिनीशन समझा दें और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी समझा दे, तब डबल सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है उसमें कार्नेलाइट और मोहर साल्ट के बारे में हम आप लोग को समझा चुके हैं। और उसके बाद हम पोटास एलम के बारे में समझाएंगे और पोटास एलम पर से आगे हम लोग बढ़ेंगे, तब हम लोग डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। तो ठीक है बच्चों, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, इससे पहले हम लोग एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड का डिफिनीशन पढ़ के आए हैं, यानी योजक और आणविक यौगिक। ये भी हमने समझाया कि योजक और आणविक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, यानी इनका 2 टाइप्स होता है। पहला है डबल सॉल्ट यानी लैटिस कंपाउंड, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी जटिल लवण, या इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डबल सॉल्ट का डिफिनीशन। चूँकि ये जो डिफिनीशन है आपके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के बेसिस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ देता है। तो डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड किसे कहते हैं? तो ये एक प्रकार का एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड मतलब क्या होता है? तो जब दो सिंपल कंपाउंड या स्टेबल कंपाउंड स्टोइकोमेट्री रेशियो में कंबाइन होकर बाहर आते हैं तो वो एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाते हैं। उसी में ये डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड भी एक प्रकार का एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो इसमें लिखा है इसका डिफिनीशन में, द एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट dissociate into their constituent ions in solutions, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन हो गया, in solutions aqueous और नॉन aqueous are known as डबल सॉल्ट। यानी डबल सॉल्ट जो होते हैं सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, लेकिन जब ये सॉल्यूशंस में जाते हैं, सॉल्यूशंस में भी दो प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशंस होता है और एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होता है। और सॉल्वेंट के रूप में कौन कौन हो सकते हैं? तो बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। और वाटर को हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट होता है, लेकिन ये लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। वाटर आपका एच बॉन्डेड सॉल्वेंट होता है, ये लोग नॉन एच बॉन्डेड सॉल्वेंट होते हैं। वाटर आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ये आप लोगों के नॉन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड यानी द्विक लवण या जालक यौगिक।
तो द्विक लवण या जालक यौगिक ये एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व होके भी आयंस में ब्रेक करते हैं या नॉन एक्वा सॉल्यूशन में भी आयन में होके ब्रेक कर जाते हैं। यानी ये सॉल्यूशन में जब रहते हैं तो ये अनस्टेबल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में जब ये रहते हैं तो स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी वाले समझ लेंगे। वैसे योजक या आयनिक यौगिक जो ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं, अभी समझे, सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं किंतु विलयन में अपने साधारण यौगिकों के आयनों में विघटित हो जाते हैं, उसे हम द्विक लवण कहते हैं। ठीक है, अब इस बात को हम लोग समझेंगे कि सॉलिड स्टेट में तो ये स्टेबल होते हैं, लेकिन जब ये अपने सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बनाएंगे तब ये आयंस में ब्रेक कर जाते हैं। किस तरह से आयंस में ब्रेक कर जाते हैं? तो पिछले क्लास में हमने कार्नेलाइट और मोहर साल्ट को बनाना सिखाया था आप लोगों को। कार्नेलाइट और मोहर साल्ट को बनाना सिखाया था, लेकिन पोटास एलम को हमने नहीं बनाना सिखाया था। तो चलिए हम आज आप लोगों को पोटास एलम यानी फिटकिरी यानी शेविंग करने के बाद जो यूज होता है और उसको थोड़ा सा अगर टेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा नमकीन नमकीन लगता है, तो एक तरह से समझ लीजिए कि वो डबल साल्ट होता है, लेकिन अब उसको सब्जी में डाल के तो खा नहीं सकते हैं। चलिए, तो ये कैसे बनता है पोटासियम यहाँ पे समझ लीजिए। हम आपको बताए हैं कि जब भी किसी भी साल्ट का ये पार्ट होता है ये एसिड से आता है और ये पार्ट जो होता है बेस से आता है, ये पार्ट एसिड से आता है, ये पार्ट बेस से आता है। तो पहले इस सॉल्ट को हम बनाएंगे तो पहले इस एसिडिक पार्ट के लिए लेंगे, तो SO4 में H जोड़ेंगे तो क्या एसिड बनेगा? H2SO4, यानी ये एसिडिक पार्ट का एसिड अपना बना लिया। ठीक है, और ये जो होता है बेसिक पार्ट से आता है, तो बेसिक पार्ट जो होते हैं कौन होते हैं? जिसके लास्ट में OH होता है, तो यहाँ पर हम डालेंगे प्लस KOH। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि H2SO4 H प्लस में टूटता है और SO4 -2 में टूटता है, और K, एक मिनट, इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन। आप लोग समझते हो कि एक्वा सॉल्यूशन क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन लेने पर ही ये आयंस में ब्रेक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक्वा सॉल्यूशन लिए तो ये K प्लस में ब्रेक कर गया और ये OH माइनस में ब्रेक कर गया। अब जानते हैं कि इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव को डिमांड करता है, तो ये 2 इसके नीचे आ गया यानी K2, और ये 1 इसके नीचे आ गया यानी SO4। अब H और OH जुड़ेंगे तो 1 इसके नीचे और 1 इसके नीचे, तो ये क्या बन गया? H2O, यानी K2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर हम, ये आपका पहला सिंपल सॉल्ट बन गया, आप लोग पढ़े हो, ये आपका सिंपल सॉल्ट बन गया, क्योंकि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और ये सॉल्ट इस वाटर में डिजोल्व रहता है, इसलिए इस सॉल्ट का ये एक्वा सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो आप जानते हो कि ये एसिडिक पार्ट है, तो एसिडिक पार्ट है तो इसका मतलब H2SO4 एसिडिक पार्ट से ये आया हुआ है, तो यानी H लगेगा तो H2SO4, और ये जो है बेसिक पार्ट से आया है, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 283, तो वैलेंसी 3 होता है, इसलिए इसका बेस जब बनाइएगा तो AlOH का होल थ्राइस होता है। न समझे? यानी ये जो साल्ट बन के आया है ये सल्फ्यूरिक एसिड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बना है, तो इसमें जब हम प्लस करेंगे तो इसका भी एक्वा सॉल्यूशन हमको लेना पड़ेगा। बार बार एक्वा सॉल्यूशन हम छोड़ देते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा डिमेरिट है। चलिए, यहाँ पर भी हमने इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, तो एक्वा सॉल्यूशन लेने का मतलब होता है ये आयंस में ब्रेक कर गया, ये H प्लस में ब्रेक किया और ये SO4 -2 में, ये भी आयंस में ब्रेक किया Al+3 में और OH माइनस में। अब देखिए, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव को डिमांड करेगा, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव को डिमांड करेगा, तो ये आपका बन जाएगा Al, ये 3 इसके नीचे और 2 इसके नीचे, तो Al2, देखिए एल्युमिनियम के नीचे 2 आएगा और SO4 के नीचे 3 आएगा, SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, और ये H प्लस इसके OH माइनस को डिमांड कर लिया, तो ये आपका H2O बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये Al2 SO4 का होल थ्राइस का ये एक्वा सॉल्यूशन बन के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं
कि ये हमारा दूसरा सिंपल सॉल्ट हो गया। अब ये पहले सिंपल सॉल्ट और दूसरे सिंपल सॉल्ट को हम लेंगे K2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन, यानी इसमें अभी वाटर है, ठीक है, और प्लस में Al2SO4 का होल थ्राइस का एक्वस सॉल्यूशन हम लोग लेंगे और दोनों को मिक्सचर तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? मिक्सचर। इन दोनों का मिक्सचर तैयार करेंगे, ठीक है। अब मिक्सचर तैयार करके जैसे ही इसमें हम हीट एनर्जी देंगे तो वाटर तो वेपर बन के निकल जाएगा, कुछ वाटर इस क्रिस्टल वाटर के रूप में रह जाएगा और हम लोग का जो कंपाउंड बन के आएगा वो हो जाएगा बच्चों K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये आपका क्रिस्टल वाटर है और ये अभी सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि हीट एनर्जी देने पर मिक्सचर में से वाटर तो वेपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन कुछ वाटर क्रिस्टल वाटर के रूप में इसमें जुड़ जाएगा और ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। और ये भी सॉलिड में भी किस प्रकार का सॉलिड होगा? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। जितने भी सॉल्ट होते हैं वो समझ लीजिएगा टोटल क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जिनका रेगुलर शेप डिफिनिट शेप होता है और रेगुलर अरेंजिंग ऑर्डर होता है, और इसलिए इनका मतलब स्ट्रक्चर काफ़ी डीपली पढ़ने को मिलता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़े जाते हैं। एमॉर्फो सॉलिड तो बस डिफिनीशन और थोड़ी मोड़ी प्रॉपर्टी पढ़ के और उसका एग्जांपल पढ़ के ख़त्म किया जाता है, लेकिन पूरे सॉलिड स्टेट में पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही मतलब डिफाइन है, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक प्रकार का आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है और ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही इसको वाटर में डिजोल्व कराइएगा, जैसे ही इसमें वाटर डालिएगा यानी H2O डालिएगा, तो ये जानते हो किस में ब्रेक कर जाएगा? ये K+ में ब्रेक करेगा, Al+3 में ब्रेक करेगा और SO4-2 में ब्रेक कर जाएगा। SO4-2 यानी इसमें का SO4-2 अलग हो जाएगा, इसमें का SO4-2 अलग हो जाएगा और एल्युमिनियम+3 अलग हो जाएगा और K+ में अलग हो जाएगा। यानी जो आयन इसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के आयन होते हैं, यानी K2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन K+ में टूटता है और SO4-2 में टूटता है। इसका भी एक्वस सॉल्यूशन Al+ में टूटता है और SO4-3 में टूटता है। तो इस दोनों के कॉम्बाइन से जो आपका ये डबल सॉल्ट बन के आया है, यानी एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड उसे कहिए, इसको भी फिर से वाटर में डालने पर ये अपने बेसिक यानी सिंपल कंपाउंड के ही आयन जैसा आयन देता है। यही बात इसमें लिखा गया है कि इसका विलयन अपने साधारण यौगिकों के आयनों में विघटित हो जाता है। यानी जो इसका वाटर का सॉल्यूशन है, ये जो आयन देगा वही आयन इसके सिंपल कंपाउंड भी देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डिफिनीशन पूरा हो गया और प्रॉपर्टीज बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम हो गया है, ठीक है। तो आप लोग बच्चों आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं और अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं या कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई चीज़ें आप लोग को अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप लोग लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर ये चीज़ हो रहा है ऐसे ऐसे, तो बताइए। पिछले 2 वीडियो में थोड़े से साउंड के प्रॉब्लम थे, लेकिन हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में साउंड का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए काफ़ी है इतना। आप लोग इसको नोट जरूर कीजिएगा और याद जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों, ताकि आप लोग का बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स आए और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोरिंग कीजिए, ठीक है। बाय बाय बच्चों।